नमस्कार। आज की वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा है लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। हमने अपने पिछले वीडियो में लोकतंत्र के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज इसी क्रम में हम शासन के दूसरे रूप अधिनायक तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिनायक तंत्र का क्या अर्थ होता है, इसका उदय कैसे हुआ, इनके लक्षण, गुण, दोष और अधिनायक तंत्र का विकल्प क्या हो सकता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अधिनायक तंत्र में राजतंत्र की तरह संप्रभुता एक व्यक्ति में निहित होती है और शासन का समस्त कार्य उसी की इच्छा के अनुसार संचालित होता है। अधिनायक तंत्र भी दो रूपों में हमारे सामने आया। प्राचीन अधिनायक तंत्र, जिसमें सत्ताधारी सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायक बनता है, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट का अधिनायक तंत्र, इसी प्रकार का अधिनायक तंत्र कहा जा सकता है। नवीन अधिनायकवाद या अधिनायक तंत्र में अधिनायक उस दल का नेता होता है जो किसी देश विशेष का शासन प्राप्त कर लेता है। इस तरह अधिनायक जनता या कम से कम किसी दल विशेष के पसंद के आधार पर पद ग्रहण करता है और सत्तारूढ़ होने के बाद यह अलग बात है कि वो तानाशाही ढंग से अपने शासन का संचालन करने लगता है। तो इस प्रकार अधिनायक तंत्र जो है वो दो रूपों में हमारे सामने उभर कर आता है। तो ये जो अधिनायक तंत्र शब्द इस्तेमाल हुआ या शासन का जो ये रूप अधिनायकवाद इस्तेमाल हुआ, इसके उदय के क्या कारण रहे, उन कारणों में हम यहाँ देखेंगे संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास। बच्चों, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की भीषण विभीषिका से समस्त संसार जो था वो त्रस्त हो चुका था, मनुष्य जो थे वो संसदीय संस्थाओं के प्रति अपने विश्वास को समाप्त कर चुके थे। युद्ध से लौटे हुए सैनिक जो थे वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से असंतुष्ट हो चुके थे, क्योंकि उसके कारण उन्होंने अपने आत्मीयजनों को खो दिया था और अब युद्ध का हर जाना मांग रहे थे। इसी असंतुष्टि का परिणाम रहा कि अधिनायकवाद हमारे सामने उभर कर आया। दूसरा है वर्साई की संधि। इस संधि में विजेता पक्ष ने जो विजित पक्ष था उस पर बहुत कड़ी शर्तें लागू कर दी थी और उसी क्रम में वर्साई की संधि रही और इस संधि में न्याय भावना बिल्कुल भी नहीं थी। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर ने संधि के विरुद्ध जनमत का नेतृत्व किया और एक बार पुनः वो अधिनायक बनकर लौटे। तीसरा है आर्थिक संकट। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट और इस संकट के समय अमेरिका, फ्रांस आदि देशों के द्वारा जो अपनाई गई आर्थिक नीतियां थी उसके कारण सभी देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए देश के आर्थिक स्रोतों का पूर्ण उपयोग आवश्यक था, जो कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही किया जा सकता था। इस नियोजित अर्थव्यवस्था को अब लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से करना संभव नहीं था, बल्कि अधिनायक ही इसे अच्छी प्रकार से कार्य रूप में परिणत कर सकता था। इसलिए भी अधिनायकवाद का जन्म हुआ। अगला है राष्ट्रसंघ की असफलता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात राष्ट्रसंघ जो था वो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया। बहुत सारे सम्मेलन आयोजित हुए, निशस्त्रीकरण सम्मेलन भी आयोजित किए गए, लेकिन बड़े देशों के द्वारा जो शस्त्रीकरण किया जा रहा था उससे छोटे राष्ट्रों में अपने अस्तित्व को लेकर एक शक उत्पन्न होने लगा और ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रसंघ असफल हो रहा था
तो सैनिक तानाशाही के मार्ग को अपनाकर ही ये छोटे राष्ट्र शक्तिशाली हो सकते थे। तो राष्ट्र संघ की असफलता ने भी अधिनायकवाद को जन्म दिया। और अंतिम है प्रजातंत्र के कठिन आदर्श। प्रजातंत्र के आदर्शों को अपनाना बहुत ही कठिन कार्य था। इनकी तुलना में अधिनायकवाद एक सरल शासन व्यवस्था थी, जिसमें जनता को क्या करना था, केवल और केवल अधिनायक की आज्ञा का पालन करना था। और यही कारण था कि युद्ध के पश्चात परिस्थितियां जो आईं उसमें प्रजातंत्र एक भ्रम की भांति और अधिनायकवाद एक वास्तविकता की भांति उभर कर सामने आया। जिस अधिनायकवाद के उदय के हमने कारण देखे, अब इसी क्रम में हम इसके लक्षणों को भी देखेंगे। लक्षणों के अंतर्गत आता है पहला, सर्वाधिकारवादी राज्य। आधुनिक जो अधिनायक तंत्र है उसका महत्वपूर्ण लक्षण है कि यह सर्वाधिकारवादी राज्य होता है। ऐसे राज्यों में समाज, राज्य, सरकार इनके भेद नहीं रहते, उन्हें समाप्त कर दिया जाता है और शासक जो होता है वो सर्वशक्तिमान सत्ता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है और नागरिक जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं होता जिसके ऊपर उस सर्वाधिकारवादी शक्ति का आधिपत्य न हो। दूसरा है प्रजातंत्र का विरोधी। अधिनायकवादी जो राज्य होते हैं उसमें प्रजातंत्र की विरोधी भावना होती है, क्योंकि अधिनायकवाद का जन्म ही प्रजातंत्र के विरोध के फलस्वरूप हुआ है। और यही कारण है कि यह हमेशा प्रजातंत्र का विरोध करते हैं। जो अधिनायकवाद के समर्थक होते हैं वो लोकतंत्र को एक सड़ा हुआ शव कहते हैं और संसद को बकवास की दुकानें घोषित करते हैं। सर्वहारा वर्ग जो है उसका अधिनायकवाद भी लोकतंत्र को घृणा की दृष्टि से देखता है। तो अधिनायक तंत्र जहाँ भी होता है वहाँ प्रजातंत्र का विरोध देखने को मिलता है। अगला है एक दल एक नेता एक कार्यक्रम। अधिनायकवाद में केवल और केवल एक दल में विश्वास किया जाता है, एक नेता में विश्वास किया जाता है और उसके द्वारा संचालित कार्यक्रम में विश्वास किया जाता है। जैसा कि हमने जर्मनी और इटली में देखा। जर्मनी में केवल और केवल नाजी दल एक दल के रूप में, हिटलर एक नेता के रूप में और जर्मनी के लिए सब कुछ उग्र राष्ट्रवाद की जो भावना है वो एक कार्यक्रम के रूप में वहाँ पर संचालित की गई। तो जहाँ भी अधिनायक तंत्र होता है वहाँ किसी अन्य दल, किसी अन्य नेता या अन्य कार्यक्रम को स्वीकृति नहीं मिलती। अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। आधुनिक अधिनायकवाद जो है वो एक व्यक्ति या एक दल का चूंकि शासन होता है तो यहाँ पर राजनीतिक विरोध को कभी भी पसंद नहीं किया जाता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यह शत्रु माना गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इन लोगों का मानना है कि जैसे साम्यवादी जो अधिनायक तंत्र था उसके अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता बुजुर्ग लोगों की धारणा है। फांसीवाद और नाजीवाद इसको अतीत की व्यवस्था मानते हैं। अगला है उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। अधिनायकवाद उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। शासक वर्ग जो है वो जनता को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखने के लिए राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना को इतनी चरम तक पहुंचा देता है कि व्यक्ति अपने राष्ट्र के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। वह केवल अपनी जाति, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र और अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हीं का यशोगान करता है और दूसरे राष्ट्रों को हीन साबित करने का प्रयास करता है। अगला और अंतिम युद्ध का समर्थन। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अधिनायकवाद जहाँ पर राष्ट्रवाद की प्रबल भावना है वहाँ हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की सीमा का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास जो है वो अधिनायकवादी जो शासक है उसके द्वारा किया जाता है। और यही कारण है कि ये लोग युद्ध का समर्थन करते हैं। जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी के शासन में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से युद्ध का समर्थन इनके द्वारा किया गया। जैसा कि हिटलर कहा करता था, पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का होता है। तो इस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए
अधिनायक जो हैं वो युद्ध का समर्थन करते हैं। इस आधार पर हम अधिनायकवाद के कतिपय गुण का भी अध्ययन करेंगे। तो गुणों के आधार पर हम देखेंगे, पहला गुण है शासन में एकता और कुशलता। चूंकि अधिनायकवाद में शासन शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है, वही व्यक्ति कानून बनाता है, शासन करता है, न्यायिक निर्णय लेता है, तो ऐसे में संपूर्ण शासन व्यवस्था जो है वो उसमें कार्यकुशलता और एकता की भावना का समावेश हो जाता है, क्योंकि कानून निर्माण करने वाला भी वही व्यक्ति है, लागू करने वाला भी वही व्यक्ति है और निर्णय लेने वाला भी वही व्यक्ति है। तो ऐसे में एक व्यक्ति या एक शासन जो है वो ये नहीं सोचता कि कानून कौन बनाएगा, किस प्रकार का बनेगा, कैसे लागू होगा, कैसे इसके निर्णय लिए जाएंगे। तो शासन में एकता और कुशलता की भावना परिलक्षित होने लगती है। दूसरा है संकट काल के लिए उपयुक्त। जब राष्ट्रीय संकट आता है तब चूंकि त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और यह त्वरित निर्णय प्रजातंत्र या कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में नहीं देखा जा सकता, ऐसे में केवल और केवल अधिनायक ही आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंधों का कार्य अच्छी प्रकार से करते हुए अपने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है। तो कह सकते हैं कि संकट काल में अधिनायकवादी शासन जो है वो उपयुक्त कहा जा सकता है। अगला है राष्ट्रीय भावना की जागृति। जैसा कि हमने इसके लक्षणों में देखा, उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करता है। तो ऐसे में राष्ट्रीय भावना की प्रबलता जो है वो अधिनायकवाद में देखी जा सकती है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम जर्मनी और इटली के उदाहरणों से देख सकते हैं। अंतिम है उत्तरदायित्व विभाजित नहीं। प्रजातंत्र में जहाँ उत्तरदायित्व का विभाजन होता है और हर व्यक्ति अपने दायित्व को दूसरे पर डालने का प्रयास करता है, तो यह भी कहा जाता है प्रजातंत्र के लिए कि बहुतों का उत्तरदायित्व का मतलब है किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं। लेकिन अधिनायकवाद में केवल और केवल एक व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्र हितों का संरक्षण करता है और संपूर्ण राष्ट्र के कार्यों के लिए वही उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व का किसी प्रकार से कोई विभाजन नहीं होता। अधिनायकवाद के हमने गुण देखे, लेकिन गुणों की तुलना में अगर दोषों की लिस्ट देखी जाए तो वो ज़्यादा लंबी है। इसके दोषों को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर यहाँ देख सकते हैं। पहला है युद्ध को बढ़ावा। जैसा कि अधिनायकवादी शासन, इसका अस्तित्व ही सफलताओं पर निर्भर करता है, इसीलिए जनता के मस्तिष्क को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अधिनायकवाद जो है वो युद्ध को अपना महत्वपूर्ण ध्येय मानने लगते हैं। सदैव उनका प्रयास रहता है कि युद्धवादी नीतियों को बढ़ावा देना, ताकि जनता में उनकी एक खास पहचान स्थापित हो सके। तो इस प्रकार से अधिनायकवाद जो है वो युद्ध को बढ़ावा देता है। दूसरा है विवेक का अंत। अधिनायकवाद का महत्वपूर्ण दोष कि इससे लोगों के विवेक का अंत हो जाता है, क्योंकि अधिनायकवाद लोगों को भौतिक सुविधाएं तो देता है लेकिन मनुष्य के विवेक का अंत कर देता है। भौतिक प्राणी होने के साथ साथ मनुष्य जो कि एक विवेकशील प्राणी भी है और वह अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाना भी चाहता है, लेकिन अधिनायकवाद में व्यक्ति को वही करना होता है जो कि उसका अधिनायक कह देता है। तो ऐसे में उसके स्वविवेक का अंत हो जाता है। अगला है योग्य उत्तराधिकारी का अभाव। अधिनायकवाद में जो अधिनायक होता है वो स्वयं तो शक्तिशाली होता है, लेकिन वह किसी और पर भरोसा नहीं करता और यही कारण है कि अपने पश्चात वह किसी योग्य उत्तराधिकारी को छोड़कर नहीं जाता। जैसे कि हमने देखा जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी के पश्चात उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और यही कारण है कि इनकी मृत्यु के पश्चात देश में अशांति और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यह हमने देखा अधिनायकवाद के दोष, और इस आधार पर जब हम अधिनायकवाद की
विकल्प के रूप में पाते हैं तो हम देखते हैं कि अधिनायकवाद लोकतंत्र का विकल्प कभी भी नहीं हो सकता। चाहे हम लाख कोशिश करें, किन्हीं राष्ट्रों में वहाँ की अव्यवस्थाओं के कारण कोई एक व्यक्ति या एक दल सर्वे सर्वा की स्थिति में आकर अधिनायक बन भले ही जाए, लेकिन जब हम लोकतंत्र के साथ तुलना करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अधिनायकवाद जो है वो लोकतंत्र का विकल्प कभी भी नहीं हो सकता। उसका कारण है, लोकतंत्र जो है वो स्वतंत्रता, समानता और अधिकार जैसे मूल्यों पर आधारित है और अधिनायक तंत्र में इस प्रकार की समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों का कहीं उल्लेख नहीं किया जाता। इसके अलावा लोकतंत्र में स्वशासन के अवसर अधिक उपलब्ध करवाए जाते हैं व्यक्ति को। जनता के प्रति चूंकि उत्तरदायी शासन है और राष्ट्रवाद की भावना में विश्वास करता है। इसके अलावा जो बदलते हुए हालात हैं उसमें यह अपने आप को ढालने की क्षमता रखता है, उसका सामना करने की क्षमता रखता है। तो इन आधारों पर यह कहा जा सकता है कि अधिनायक तंत्र जो है वो लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता। भले ही लोकतंत्र में कतिपय दोष हम देख सकते हैं, लेकिन यह अधिनायकवाद की तरह न तो निर्दयी होता है और न ही मानवता का विरोध करने वाला शासन होता है। लोकतंत्र के दोषों से अगर व्यक्ति भयभीत होकर अधिनायकवाद को अपनाता है तो इसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के दोषों में सुधार करने की आवश्यकता है। और लोकतंत्र के दोषों को अगर उसमें सुधार कर दिया जाए तो निश्चित रूप से लोकतंत्र से अधिक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था और कोई नहीं कही जा सकती।